में करने वाले एटमॉस्फेयर यानी कि जो वायुमंडल है वो प्लस वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आज दो चीज़ें रहेंगी, एक तो एटमॉस्फेयर देखेंगे और वाटर इन दी एटमॉस्फेयर देखने वाले हैं। ठीक है, वाटर इन दी एटमॉस्फेयर। ठीक, और ये सेकंड लेक्चर हम लोगों का, ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, मतलब सॉरी सेकंड लास्ट लेक्चर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और कल हम लोग करेंगे एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशंस होंगे। आज सर्कुलेशंस नहीं हो पाएंगे, आज हम लोग एटमॉस्फेयर देखेंगे प्लस उसके बाद वाटर इन दी एटमॉस्फेयर देखेंगे, यानी कि जिसमें रेनफॉल, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब टॉपिक्स देखने वाले हैं। और कल हम लोग देखेंगे, जो कल का टॉपिक रहेगा दैट विल बी, अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है कुछ तो होना चाहिए सस्पेंस। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर। पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि वॉइस आ रही है प्रॉपर कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। आ रही है, ठीक। सोनिया स्ट्रगल, सृष्टि, शिवांगी, काजल, मतलब लड़के गायब हैं क्या? पाशा, ऋषि, शुभम, मनीषा, पुनाडा, हरीश। आज हम एटमॉस्फेयर देखेंगे। हाँ चलो, तो हम लोग, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर नहीं रहते हैं ना, इतना तो पता होगा। अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, है ना। तो अर्थ के सरफेस पे ही एटमॉस्फेयर भी होता है, वायुमंडल होता है। व्हाट इज़ दिस एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज़ गैसों का एक एनवेलप है। ठीक है, एनवेलप ऑफ गैसेस, गैसों का गुबार है। ये कैसा खुमार है, एनवेलप ऑफ गैसेस है। कौन कौन सी गैसेस, कितनी गैसेस, कहाँ पे गैसेस, वो सब देखेंगे। बट इस एटमॉस्फेयर को हमने सर्टेन लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। इस वायुमंडल को सर्टेन लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। ठीक है, और इसको आयन मंडल बोलते हैं। ठीक है, इसको बाह मंडल बोलते हैं। अब एक एक स्फीयर या फिर एक एक एटमॉस्फेयर के लेयर के जो लेयर्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है। सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी बात तो है, लेकिन यहाँ से काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे निकल के आ जाते हैं, तो उसे भी समझेंगे। बट बिफोर दैट, एक सेकेंड, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। ये जो एटमॉस्फेयर है, यानी जो गैसेस का एनवेलप है, ये क्यों टिका हुआ है? ये अगर मैं बात करूं टिका क्यों हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगा कि ये जो गैसेस का एनवेलप है क्यों अर्थ के अराउंडेड सराउंडेड है। ये आंसर आया, ग्रेविटी। ओके, बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्रेविटी सबका सही आंसर है। ये तो सबने सही आंसर बता दिया कि ग्रेविटी की वजह से जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये टिका हुआ है, नहीं तो एस्केप कर जाए, उड़ जाए, दिखे ही ना। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्यों सर्वाइवल का ज़रूरी है अभी देखेंगे। तो गैसेस का ये जो होल्ड है, अर्थ ने होल्ड करके रखा है, दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, एटमॉस्फेयर आया कहाँ से है? From where did this atmosphere came? That is, will be firstly reading about the evolution of atmosphere. Evolution of atmosphere आपकी NCERT में जहाँ पे एटमॉस्फेयर चैप्टर दिया होगा वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, फिर कहीं पे भी लूसेंट वगैरह में तो ये दिया भी नहीं होगा एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग, बट NCERT में दिया हुआ ही है। मतलब जहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में दिया हुआ वहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये किसी और चैप्टर में दिया हुआ, ये तो मुझे नहीं पता किस चैप्टर में, बट NCERT में मेंशन्ड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर की स्टेजेस क्या थी। डीप में नहीं घुसेंगे, बट इसकी स्टेजेस पता होने चाहिए अगर ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लेता है तो। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेजेस थी टोटल एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। जो हमारी पहली स्टेज थी दैट वाज लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। ठीक है, लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। ये प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर क्या है तो अभी हम देखेंगे, या फिर आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये, बट पहले ये नहीं था। जब अर्थ बनी थी, कितने साल पहले बनी थी जरा बताइए कमेंट में, तभी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था। सोलर फ्लेयर्स आई, सन ने सोलर फ्लेयर भेजी। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स मारी, जिससे जो हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन हीलियम भर भर के थी,
उन सोलर फ्लेयर्स ने इसको भगा दिया, तो वो ख़त्म हो गया एटमॉस्फेयर, प्री मॉर्डियल एटमॉस्फेयर, यानी कि जो पहले एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा था। सेकेंड स्टेज में, ये तो फर्स्ट स्टेज हुई, सेकेंड स्टेज में अगर बात करें क्या हुआ, हॉट इंटीरियर, ठीक है, जो हॉट इंटीरियर था अंदर का, हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये बाहर निकल गया है। कैसे? इमेजिन करिए कैसे निकला होगा, अंदर की जो गैसेस, अंदर का जो गरम गरम भरा हुआ है वो बाहर कैसे निकला होगा? अरे वोल्केनो के थ्रू निकला होगा, वोल्केनिज्म से लावा बाहर निकला होगा। सिर्फ लावा, वो लिक्विड, वो एस्थेनोस्फीयर ही थोड़ी ना निकलता है, उसमें तो बहुत सारी गैसेस भी इवॉल्व होती हैं, तो अंदर से वो सारी गैसेस निकली। एंड फाइनली द थर्ड स्टेज वाज, जो अभी अभी कॉम्पोजिशन देखते हैं एटमॉस्फेयर का, दैट वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड यानी कि ये सिंपल लिविंग वर्ल्ड की जगह मैं सिर्फ प्लांट्स भी बोल सकता हूँ, यानी कि थर्ड स्टेज कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस है, सॉरी हाँ फोटोसिंथेसिस है। तो पहले लॉस हुआ एटमॉस्फेयर का, फिर हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ से गैसेस निकली, और देन मॉडिफिकेशन हुआ बाय द लिविंग वर्ल्ड और बाय द प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये है एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन की 3 स्टेजेस। अब पढ़ेंगे, ठीक है, अब पढ़ेंगे। दैट डजेंट मीन कि ये कुछ और पढ़ रहे थे, ये भी पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज ये भी आई अगेन मैंशन, भले ल्यूसेंट वगैरह में ना दिया हो, बट ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो इस वजह से पूछ सकता है। फिर ल्यूसेंट इसको ऐड करेगा अगली बार, तो वो उसके लिए आप वेट मत करिए। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे हप्पू सिंह जी जो हैं खड़े हैं, ये ठीक, ये खड़े हैं, ठीक। तो ये सबसे पहले किस लेयर में खड़े हैं अगर मैं बोलूँ, ठीक है, बात करूँ तो ट्रोपोस्फेयर में खड़े हैं, क्षोभ मंडल में खड़े हैं। तो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भूमिका यहाँ पे नहीं बांधने वाला हूँ कि ये एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आता है उस पर डायरेक्ट हिट करेंगे। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, ठीक है। ट्रोपोस्फियर ये वो लेयर है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जहाँ पे सारी वेदर फिनोमिना होते हैं। यानी कि मौसमी घटनाएं क्या होती हैं, जहाँ पे जैसे बादल बन गए, बारिश हो गई, ठीक है, कोहरा छा गया, ठीक है, शबनम बन गई, ड्यू बन गई, अभी सब पढ़ेंगे आज, शबनम और सबको ही आएगी आज, ठीक है। तो मौसमी घटनाएं यानी कि वेदर फिनोमिना भी होते हैं हमारे यहाँ, मतलब सारे वेदर फिनोमिना आपको यहीं देखने को मिलेंगे। सबसे लोवेस्ट लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, इट इज़ दी लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक, लोवेस्ट लेयर होती है, सारी मौसमी घटनाएं यहाँ पे होती हैं। और ये जो ट्रोपोस्फियर, इसकी थिकनेस कितनी होती है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं अभी रिसेंट में एसएससी के एग्ज़ाम्स में। अगर मैं सिर्फ थिकनेस की बात करूँ तो थिकनेस वेरिएबल होती है इसकी। वेरिएबल मतलब कि कोई एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्म थिकनेस आपको ऑल ओवर दी ग्लोब देखने को नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं कायदे से। ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये पोल्स है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा अपना ट्रोपोस्फियर के बारे में। यानी कि पोल्स में इसकी थिकनेस कम होती है, इक्वेटर पे इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। पोल्स पे कम होती है और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आप गेस कर पा रहे होंगे, बिकॉज ये हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और इक्वेटर के पास आप जानते हैं कि इंसोलेशन, ये वर्ड आपने सुना है? नहीं सुना है, आज हम लोग देखेंगे। चलो इंसोलेशन को फेंक दो अभी अपने डिक्शनरी से। इंसोलेशन नहीं, धूप ज़्यादा पड़ती, ठीक, धूप तो समझते हो कि धूप ज़्यादा पड़ती है। तो क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पे बहुत ऊपर तक या विंड जाती है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि जो वार्म विंड होती है, गर्म हवा होती है, वो राइज करती है, बहुत ऊपर तक जाती है। इसलिए यहाँ पे जो ट्रोपोपॉज होगा वो ऊपर तक, जैसे ट्रोपोपॉज ये तो सुना ही नहीं, ट्रोपो तो सुना है लेकिन पॉज नहीं सुना है, सुन लो। ट्रोपोपॉज क्या होता है? ट्रोपोपॉज, तो ट्रोपोपॉज वो लेयर होती है, ठीक है, या वो लाइन होती है दैट सेपरेट्स ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर, ये है ट्रोपोस्फियर।
ये स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसी लाइन, याद करो जब क्रस्ट मैंटल कोर पढ़ रहे तो डिस्कॉन्टिन्यूटीज पढ़ी थी कि कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी क्रस्ट मैंटल को सेपरेट करती है, कौन सी मैंटल कोर को सेपरेट करती है, जरा बताइए कौन सी क्रस्ट और मैंटल को सेपरेट करती है, डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो वैसे डिस्कॉन्टिन्यूटी समझ लो इसको, जहाँ से लेयर चेंज हो रही है, जैसे ये ट्रोपोपॉज कहलाएगी, ये स्ट्रैटोपॉज कहलाएगी, ये मेसोपॉज कहलाएगी, ये थर्मोपॉज कहलाएगी। तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है। जब हम ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रैटोस्फेयर में स्विच करेंगे तो दैट विल बी ट्रोपोपॉज, स्ट्रैटोस्फेयर से मेसोस्फेयर में स्विच करेंगे तो दैट विल बी स्ट्रैटोपॉज, ठीक है। और ये होगी आपकी मोहोज डिस्कॉन्टिन्यूटी जो आपकी क्रस्ट और मैंटल को सेपरेट करती है, ठीक है। उस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दैट सेपरेट्स ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रैटोस्फेयर। अब बात ये आती है कि वेरिएबल है तो कितनी है और एवरेज कितना है पोल्स पे, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो वेरिएबल है तो कितनी है, तो अगर मैं बात करूँ पोल्स पे, तो पोल्स पे 8 किलोमीटर है इसकी थिकनेस, या फिर इसकी अगर हाइट की बात करें, नॉट थिकनेस, यहाँ पे हाइट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी हाइट, कितने हाइट तक आपको देखने को मिलेगी है। तो पोल्स पे 8 किलोमीटर तक, और इक्वेटर पे अगर बात करेंगे तो 18 किलोमीटर तक, ठीक है। एवरेज बता दीजिए कितना निकल के आएगा जल्दी से कमेंट में, ठीक। तो आपको हाइट भी पता चल गई। अब ट्रोपोस्फियर में ही जो हमारी ज़्यादातर जो गैसेस हैं वो हमें ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलेगा। तो अभी हम कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि जो हमारी गैसेस होती हैं उनका क्या कॉम्पोजिशन होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, सबसे ज़्यादा मिलेगी नाइट्रोजन, देन मिलेगी ऑक्सीजन, देन मिलेगी आर्गन, देन मिलेगी CO2, देन मिलेगी हीलियम एंड सो ऑन, ठीक। परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का 78% होता है। और एक चीज़, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ये प्लांट्स के लिए डायरेक्टली यूजेबल फॉर्म में नहीं होती है। हम यूरिया डालते हैं ताकि उसको नाइट्रोजन मिले। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नाइट्रोजन तो इतने एटमॉस्फेयर में अबंडेंट है 78%, तो डायरेक्टली क्यों यूज़ नहीं कर लेते, बिकॉज ये डायरेक्टली उसका फिक्सेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी दालें होती हैं, जो हमारी पल्सेस होती हैं, उनकी खासियत ये होती है कि उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, जो इसका फिक्सेशन कर सकता है। किसी को उस बैक्टीरिया का नाम पता है, जो इनका तुरंत एटमॉस्फेयर से उठा के फिक्सेशन कर देता है, तभी हमें उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑक्सीजन की अगर बात करें 21%, ऑर्गन की अगर बात करेंगे 0.9%, यानी कि स्लाइटली लेस देन 1%, और CO2 है आपकी 0.036%, कहीं कहीं पे 0.04% भी लिख देते हैं, बट टू बी वेरी प्रिसाइज इतनी है, ठीक है। हीलियम का परसेंटेज वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस कौन सी है, तो मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस कौन सी है, आर्गन, ठीक है। अभी वैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आपको इनर्ट गैसेस का ज्ञान नहीं है, बट फिर भी अगर है तो आप समझिए कि यहाँ पे आर्गन सबसे ज़्यादा है, एंड देन सेकंड नंबर पे हीलियम। राइजोबियम बिल्कुल सबका सही है, राइजोबियम बैक्टीरिया है वो। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था एवरेज कितना निकल के आएगा, 18 + 8 / 2 दैट इज़ 13 किलोमीटर। इसको रट लीजिएगा, रिसेंट में एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछा जा रहा है। तो हाइट हम लोगों ने देख ली, बेसिक जो वेदर फिनोमिना होते हैं वो होते हैं, लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस कुछ इस तरह का होता है। नाउ अब यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ध्यान से इसको समझना बहुत, ठीक है। आपका पूरा फोकस यहाँ पे मैं चाहूँगा। ट्रोपोस्फियर में, यानी कि क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है, ठीक है। टेम्परेचर यानी तापमान घटता है, डिक्रीज करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज लैप्स रेट। इसको हम जानते हैं लैप्स रेट के नाम से। और ये लैप्स रेट है कितना, 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है टेम्परेचर। या फिर अगर किलोमीटर्स में कभी पूछ ले कि 1 किलोमीटर में कितना घटता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। ये होता है लैप्स रेट। यही नहीं, अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन ये आना चाहिए, अब नहीं आ रहा तो हम तुम्हारे ज़बरदस्ती तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन डालेंगे अगर तुम एकदम आलस में बैठे हुए हो। क्यों, क्या क्वेश्चन आना चाहिए? ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ से सूरज अब रोशनी फेंक के मार रहे हैं, लाइट फेंक के मार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा जैसे जैसे सूरज के पास जाओगे, जैसे जैसे सूरज के गर्मी बढ़नी चाहिए, यानी ऊपर जाने पे गर्मी बढ़नी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। घट क्यों रहा है, टेम्परेचर घट क्यों रहा है वो समझो। टेम्परेचर, अरे भाई चल जाओ यार, टेम्परेचर घट क्यों रहा है वो समझो अब, ठीक है। ये हमारी अर्थ की लेयर है, ठीक है, ये हमारे सन है।
अपनी लाइट जरा बताइए, इनकी लाइट पृथ्वी पे आने तक कितना टाइम लगता है, पृथ्वी आने में तक, ठीक है। तो इन्होंने अपनी सनलाइट मारी, दैट इज कॉल्ड एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इन शॉर्ट इंसोलेशन। इंसोलेशन इसको बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक। ये आई यहाँ पे आई, ठीक। अर्थ की जो सरफेस है ना ये गर्म हो गई, ये गर्म हो गई, ठीक। अर्थ की सरफेस गर्म हो गई। ये जब इसकी जाने के बारी आई, यहाँ पे कुछ गुंडे मिल गए, यहाँ पे इसको कुछ गुंडे मिल गए। ये गुंडे तब भी मौजूद थे जब ये आ रही थी, तब इन्होंने इसको, इन गुंडों ने इसको आने दिया। तो इसको लगा कि ये गुंडे नहीं हैं, बड़े सीधे साधे शरीफ आदमी। लेकिन जब ये जाने वाली थी, इन गुंडों ने रोक लिया इसको, इन गुंडों ने रोक लिया। क्यों? उन्होंने बोला जब तुम आई थी तो लाल कलर की थी, अब जा रही हो तो हरी कलर की, हम भी हरी कलर के हैं। इन गुंडों ने बोला कि जो आता है उसको तो हम आने देते हैं, लेकिन जो जाता है उसको नहीं जाने देते हैं, ना ना। तो यानी कि ये जो गैसेज है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर शो करती है। नॉट ऑल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, बट सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर शो अ सर्टेन प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कि ये जो इंसोलेशन होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, उसके लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो जानते हैं ना, पारदर्शी है, आर पार आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये टकराती है ना, ये इंसुलेशन जब अर्थ सरफेस से टकराती है तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और ये लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में हो जाती है। इसीलिए ये गुंडा समझिए फिर कुछ समझिए, इनकी प्रॉपर्टी है इन सर्टेन गैसेस की कि ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन उसके लिए ट्रांसपेरेंट है, यानी शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट है, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ओपेक है। यानी इस हीट को कर लेंगी ये ट्रैप, ठीक है, इस हीट को ट्रैप कर लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ऊपर ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे, मतलब मैं ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पूरा ये गैसेज हीट को कर लेंगी ट्रैप। तो एक्चुअल में जो एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, इट इज़ नॉट ड्यू टू इंसोलेशन, इट इज़ ड्यू टू दिस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इंसोलेशन को हिंदी में बोलते हैं आतपन। आतपन, तपा दे मुझे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इंसोलेशन से अर्थ की सरफेस हीट हुई, ठीक है, हीट्स द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, बट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हीट्स द एटमॉस्फेयर। समझ में आया आपको? तो इसलिए जब हम ऊपर जाएंगे ये पार्ट ज़्यादा हीट होगा, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम, ठीक। तो इस वजह से ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है। समझ गए आप? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जल्दी से। और ये जो गैसेस होती हैं इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज ये एक जो इफेक्ट दिखा रही हैं, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसलिए इन गैसेस का नाम ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसके थ्रू ये जो कुछ गैसेस होती हैं हीट को ट्रैप करने का जो इफेक्ट होता है, प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो गैसेस दिखाते हैं इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में अगर मैं बात करूं, ग्रीन हाउस गैसेस में तो हमारी आती हैं जैसे कि वाटर वेपर, सबसे बड़ा एक ग्रीन हाउस गैस है वाटर वेपर, जी हाँ, ठीक है। उसके बाद हमारा CO2 हो गया, उसके बाद हमारा मेथेन हो गया, उसके बाद हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये सब हमारी क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना, ये कोई ग्रीन हाउस गैस हमारी नहीं है। हमारी ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। अगर तो मतलब सर ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से होती है। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। इसीलिए बोलते हैं कि CO2 ज़्यादा मत एटमॉस्फेयर में इवॉल्व करो, नहीं तो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होगी, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। देखिए ग्लोबल वार्मिंग ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़रूरी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होगा, खुद सोचो, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो क्या हो? सारी हीट निकल जाएगी, रहने लायक कंडीशन बचेगी अर्थ में? नहीं बचेगी, एकदम ठंडा बर्फ जमी रहेगी यहाँ पे, लिविंग कंडीशन नहीं रहेगी। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड वो हार्मफुल है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, बिकॉज उससे हमारे ग्लेशियर मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज करेगा, कोरल ब्लीचिंग होगी, बहुत सारे एडवर्स फिनोमेना होंगे हमारे पूरे इकोसिस्टम में। दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, ओजोन तो सर हमने पढ़ा, ओजोन तो एक अच्छी लेयर होती है जो हमें हार्मफुल UV रे से प्रोटेक्ट करती है, तो ये ग्रीन हाउस गैस क्यों हुई? अगर ये ओजोन लेयर अगर हमारे ट्रोपोस्फियर में एंटर कर गई ना, हार्मफुल है ये हार्मफुल है। यानी कि जो ट्रोपोस्फियरिक जो ओजोन है दैट इज बैड फॉर आवर एनवायरमेंट, ठीक।
ट्रोपोस्फियर से संबंधित सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पे होती हैं ख़त्म। आइस एज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए, हीट ट्रैप। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कोई वो डीप नहीं है, बस थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लो। अब यहीं पे आपको बता देते हैं क्यों फालतू में अलग से, कि ये आप यहाँ पे एक चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा कि कुछ गैसेस हमारी यहाँ पे होंगी, कुछ गैसेस ऊपर होंगी। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर हीटअप होता है वो 3 चीज़ों की वजह से हीटअप होता है। पूरा एटमॉस्फेयर 3 चीज़ों की वजह से हीटअप होता है। एक होता है कंडक्शन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं प्रवाकत्व। दूसरा होता है कन्वेक्शन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं संवहन। और तीसरा होता है एडवेक्शन। मतलब ये है कि ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ की जो एकदम करीब है लेयर वो कंडक्शन से हीट होगी। एकदम जो लोअर लेवल है, क्यों? क्योंकि ये अर्थ के कांटेक्ट में है। जब कोई दो चीज़ कांटेक्ट में होती तो हीट जो ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन प्रोसेस की वजह से होता है, ठीक है। जब ये हीट हो जाएगी तो इसके ऊपर वाली जो अब वर्टिकली जो हीट ट्रांसफ़र होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कन्वेक्शन। और एडवेक्शन वो होता है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। समझे? देखो, ये दोनों वर्टिकल हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन तब होता है जब कोई दो चीज़ कांटेक्ट में होती है, तब जो हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो अर्थ के कांटेक्ट में लोअर लेयर है, वो कंडक्शन से हीट हुई। जो ऊपर वाली लेयर है ना, ऊपर, ये इसके हीटअप होने की वजह से कन्वेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा वर्टिकली, दैट्स वाई वो हीट होगी। एडवेक्शन है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। जो हमारी लू है ना, लू गर्मियों में चलती है एकदम साए साए, वो होती है एडवेक्शन की वजह से आती है अस्तित्व में। सो लू इज़ अ रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। इज़ दैट क्लियर? और एक टर्म आप सुनेंगे, हीट बजट। हीट बजट क्या होता है अगर आपसे कभी पूछ ले? ये टर्म बहुत ही वैसे टाइप कॉम्प्रिहेंसिवली मेंशन्ड है, बट उतनी ज़्यादा डीप में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे कि बन जाता है आपका एमसीक्यू, अगर वो रख देता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ हीट बजट। हीट बजट है कि जो हमारी अर्थ है वो ना तो अर्थ सरफेस की बात हो रही है, वो ना तो हीट होती है ना तो कूल होती है, वो अपने एक्चुअल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। दैट इज़ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज हीट बजट। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, बहुत लंबा चौड़ा 2 पन्ने में दिया हुआ है कि इतना अमाउंट मान लो हीट आई, फिर इतना यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, इतना रिफ्लेक्ट हो गई एग्जॉस्फियर से, फिर इतना एब्जॉर्ब किया, इतना। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। हीट बजट आपको पता होना चाहिए व्हाट इट इज़ कि वो जो हमारी अर्थ सरफेस है वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, ना तो हीटअप होती है ना तो कूल डाउन होती है, ठीक। अब यहाँ पे एक और लास्ट चीज़ अब बात आई है तो बता देते हैं आपको, और ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अल्बीडो। व्हाट इज़ दिस अल्बीडो? अल्बीडो होता है परसेंटेज ऑफ लाइट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं अल्बीडो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्बीडो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इनमें से अल्बीडो किसका हाईएस्ट है। आंसर होगा आइस कैप्स का या फिर ग्लेशियर्स का। इनका अल्बीडो ज़्यादा होता है, तभी ये मेल्ट नहीं करते हैं कि भाई सूरज की रोशनी पड़ी। या फिर अगर आप जाओ लद्दाख वगैरह में, लद्दाख वगैरह कोई गया है यहाँ पे? आपने देखा होगा लद्दाख वगैरह, या फिर हाँ लद्दाख वगैरह में ही लोग ये सन ग्लासेस लगाए रहते हैं। सन ग्लासेस तो क्यों लगाए रहते हैं सन ग्लासेस? क्योंकि वहाँ पे है आइस और वहाँ बहुत पड़ती है धूप, और वो धूप बहुत जोर के रिफ्लेक्ट करता है बिकॉज अल्बीडो बहुत ज़्यादा आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स का, तो इतना ज़्यादा चमक जाता है एटमॉस्फेयर कि वो सन ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। समझे आप क्यों लगाने पड़ते हैं? अल्बीडो की वजह से। इज़ दैट क्लियर यहाँ तक? अब हम बढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर पे आ जाते हैं। इसको बोलते हैं समतापमंडल। क्या बोलते हैं इसको? समतापमंडल। इनको यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर में इतनी सारी चीज़ें थी, इन बाकी ऊपर स्केलर में उतनी सारी चीज़ें नहीं है, तो यहाँ यहीं पे मैं चीज़ें लिखूंगा। स्ट्रेटोस्फीयर पे आते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल हिंदी में बोलते हैं। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर जो हमें हार्मफुल यूवी रे से, हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पे जो ओजोन लेयर है कहाँ मिलती है? पहली बात तो हमने देखा जो ट्रोपोस्फियर है वो हमें कहाँ से तक देखने को मिलती है? 0 to 16 किलोमीटर एवरेज।
स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे 50 किलोमीटर्स तक देखने को मिलती है, बट ओजोन लेयर की अगर बात करें 30 टू 35 किलोमीटर की जो हाइट होती है वहाँ पे ओजोन लेयर देखने को मिलती है। एंड ड्यू टू दिस ओजोन लेयर का फॉर्मेशन वो होता क्या है कि जो हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे अल्ट्रावायलेट रेज टकराती है और उससे हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होता है। और ये जो रिएक्शन होती है इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलती है, इसीलिए जब हम स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर increases on moving upwards। ठीक, स्ट्रेटोस्फीयर में ही हमारे जो जेट प्लेन्स वगैरह हैं वो उड़ते हैं, जेट प्लेन्स उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक, बिकॉज यहाँ पे उतना ज़्यादा क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए जेट प्लेन सब वहीं पे उड़ते हैं, क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वेदर फिनोमेना होते हैं, वो हमारे ट्रोपोस्फीयर में ही हो जाते हैं। ओजोन से आपको काफ़ी चीज़ें याद आनी चाहिए। ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कोई बताएगा? व्हेन डू वी सेलिब्रेट ओजोन डे? यहाँ पे लिखें या फिर चलो यहीं पे लिखते हैं। ओजोन डे हम कब मनाते हैं? तो ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को। क्यों 16 सितंबर को ही क्यों करते हैं? कुछ तो कारण होगा। क्यों भाई? अगर नॉन वायलेंस डे हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को, तो क्योंकि गांधी जयंती होती है उस दिन, इसलिए मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन डे क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं बिकॉज 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में, ओहो कनाडा, पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है इसका नाम सुन के मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है, यहाँ पे हुआ था एक प्रोटोकॉल जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, जहाँ पे ये प्लेज लिया गया था कंट्रीज़ के द्वारा कि वे विल फेज आउट, ठीक है, वे विल फेज आउट दी CFCs यानी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं उनको हम फेज आउट कर देंगे। फेज आउट मतलब अपने एटमॉस्फेयर से उनको हटा देंगे धीरे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वो जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स हैं, जो यूजुअली तब जो हमारे फ्रिज हो गए, ठीक है, AC हो गए, उनमें रहते थे क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। ये हमारी जो ओजोन लेयर है उसको थिन बना रहे हैं, पतला कर रहे हैं, और जो ओजोन की थिनिंग होती है उसी को हम बोलते हैं ओजोन होल। ओजोन होल डजंट मीन कि छेद हो गया ओजोन में ना, ओजोन की जो लेयर है वो थिन हो गई, दैट इज़ कॉल्ड एज ओजोन। तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे, इनको फेज आउट किया गया। जब फेज आउट किया गया तो लोगों ने एक और ऑल्टरनेटिव निकाल लिया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs। तो फिर इसमें एक और अमेंडमेंट करना पड़ा, ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था ये? अमेंडमेंट था किगाली अमेंडमेंट। किगाली जगह पड़ती है रुवांडा अफ्रीका में, वहाँ पे इसको बोला गया अब HFCs को भी फेज आउट करना है। तो अभी करंट में जैसे अमोनिया जैसी गैसेस को हम यूज़ करते हैं। ओजोन होल आप समझ गए, ठीक है। और ओजोन की जो थिकनेस लेवल है, थिननेस क्या कैसे मेजर करते हैं? ये हम मेजर करते हैं, इसकी यूनिट होती है डॉप्सन यूनिट, ठीक है, डॉप्सन यूनिट। जैसे ओजोन होल अभी अंटार्कटिका में हुआ था कुछ साल पहले, अभी तो वो फिल अप हो गया, सही हो गया सारा, मतलब अंटार्कटिका में हो गया था, ठीक है। यही तो होता है, मतलब कर कोई रहा है, अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है, भूगत बेचारा अंटार्कटिका रहा है, मतलब कोई एक सिंगल पर्सन भी नहीं रह रहा वहाँ पे, लेकिन भूगत बेचारा अंटार्कटिका रहा है। तो डॉप्सन यूनिट से इसकी थिकनेस को हम मेजर करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्ट्रेटोस्फीयर देख लिया, ये लेयर 50 किलोमीटर्स तक, ये लेयर कौन सी होगी? स्ट्रेटोपॉज होगी। नाउ स्टार्टिंग मेसोस्फीयर, मध्यमंडल, ठीक है। मध्यमंडल में अगर बात करें तो ये देखो कुछ ऐसे येलो येलो करके कुछ दिख रहे हैं, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं ठीक है, या हो सकता है जो मैं समझ रहा हूँ वो आप ना समझ रहा हूँ, कोई नहीं, अच्छी बात है। तो मेसोस्फीयर की अगर बात करें तो मेसोस्फीयर, इसको जिसको मध्यमंडल हिंदी में बोलते हैं, ये आपकी कोल्डेस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की, कोल्डेस्ट लेयर है। और यहाँ पे ये जो येलो येलो करके हैं ये है मेटियोराइट्स, ठीक है। मेटियोराइट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं यहाँ पे आके। ये कोल्डेस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की, सबसे ठंडी परत है पूरे उसमें हमारे एटमॉस्फेयर की। और यहाँ पे ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीजेस। यहाँ पे रुको जरा, इस तरह से लिखता हूँ मैं, मेटियोराइट वाला चीज़ यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके दूसरे कलर से, ताकि इसके ऊपर ही जस्ट रही है कि टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीजेस।
यहाँ पे क्या कर रहा था टेम्परेचर, यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा था, यहाँ इंक्रीज़ किया देन डिक्रीज़ किया, ये ऑल्टरनेटिव चलता रहता है। ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है जिसको लैप्स रेट बोलते हैं, 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस, देन स्ट्राटोस्फेयर में बढ़ता है, मेजोस्फेयर में घटता है, थर्मोस्फेयर में फिर से बढ़ता है, ये ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है, ठीक है। तो अगर हम थर्मोस्फेयर में आएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा एंड इट इज़ दी हॉटेस्ट लेयर, ठीक है। ये सबसे गर्म लेयर होती है आपकी जो थर्मोस्फियर है। अब थर्मोस्फियर में यहाँ पे हमें इस तरह से आयंस देखने को मिलते हैं, ऐसे 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 करके बहुत सारे आयंस देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से इसको हम सिनोनिमसली आयोनोस्फियर भी बोल देते हैं। थर्मोस्फियर को क्या बोल देते हैं? आयोनोस्फियर, बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत सारे आयंस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हम इसको आयन मंडल भी बोल देते हैं। और इसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है एंड इट इज़ दी वार्मेस्ट या फिर हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगी रफली वही 700 किलोमीटर तक, और 700 किलोमीटर के ऊपर। और एक चीज़ कि ये जो आयोनोस्फियर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग द रेडियो वेव्स, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को, जो रेडियो तरंगें, जो हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू रेडियो वेव्स, अगर वो आयोनोस्फियर ना हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसके बियॉन्ड 700 किलोमीटर के बियॉन्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोस्फीयर, हिंदी में बाह्यमंडल इसको बोलते हैं। बट एक लाइन आपको देखने को मिलेगी एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्मन लाइन, ठीक है। कार्मन लाइन या फिर जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, ये इसकी स्पेलिंग है कार्मन लाइन। ये कार्मन लाइन इट इज़ लाइक क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट पढ़ा था जब हम लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़ा था, बताइए जरा क्यूपर बेल्ट क्या होती है? क्यूपर बेल्ट, तो क्यूपर बेल्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे सारे प्लैनेट ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके बाद जो बेल्ट चालू होती है दैट इज़ कॉल्ड एज क्यूपर बेल्ट। एक होती है एस्टेरॉयड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, और जब सारे प्लैनेट ख़त्म हो जाते हैं यानी नेपच्यून के राइट साइड में क्यूपर बेल्ट है। वैसे ही कर्मन लाइन है। कर्मन लाइन इज़ अ बाउंड्री, इज़ अ काइंड ऑफ बाउंड्री बिटवीन द अर्थ्स एटमॉस्फियर, बाउंड्री बिटवीन द अर्थ्स एटमॉस्फियर एंड एग्जॉस्फेयर। ये देखने को मिलेगी 100 किलोमीटर्स के अराउंड आपको। हम ये मानते हैं कि भाई 100 किलोमीटर्स तक ही रफली हमारा एटमॉस्फियर, उसके बियॉन्ड जो है वो एग्जॉस्फियर है। क्लियर है यहाँ तक? और हमारा यहाँ पे होता है ख़त्म क्या? एटमॉस्फियर। अभी देखेंगे वाटर इन द एटमॉस्फियर। बट आइसोथर्म्स थोड़ा सा देख लीजिए, आइसोथर्म क्या होती हैं? बिल्कुल सही है सृष्टि, आउट ऑफ आफ्टर मास प्रशांत, सही है। आइसोथर्म क्या होते हैं? वाटर आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो लाइंस कनेक्टिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम टेम्परेचर। लाइंस और लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स, लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम टेम्परेचर, हैविंग सेम टेम्परेचर। क्लियर? और अगर कोई यहाँ पे हमारे ऐसे भाई या बहन हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर इसके लिए ट्रिक बता दीजिए, तो चलिए ट्रिक भी बता देते हैं इसके लिए, ठीक, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ट्रिक ये है कि थैंक यू सो मच दी एक्स, ठीक, थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो से हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, मच से हो गया मेसोस्फीयर। कि अब मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है जब से तुम, ठीक है। तो ये है हमारी ट्रिक। अब और कुछ तो नहीं बचा इसमें। आसान सा टॉपिक था, है ना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके लिए काफ़ी नहीं होंगी, वो हो सकता है, तो उनको अच्छे से आप देख लीजिए। जैसे एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो सकता है नया हो, या फिर लैप्स रेट जो भी हो, तो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करिएगा, ठीक है। 100 किलोमीटर रिपीट, वो ब्लैक स्टार हमारी कर्मल लाइन है, ठीक है। हाँ, ये नहीं भूलेंगे। चलो तो अभी स्टार्ट करें वाटर। एक सेकंड रुकना। में ही ऐड करना इस चीज़ को जहाँ पे मैंने इंसोलेशन वाली चीज़ पढ़ाई थी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से, दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि इंसोलेशन एंड दैट इज़ अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये एपीहीलियन के टाइम पे ज़्यादा होगा या पेरीहीलियन के टाइम पे?
एपीहीलियन या पेरीहीलियन, दोनों में से किस केस में ज़्यादा होगा मुझे बताइए जल्दी से। इंसोलेशन किस केस में ज़्यादा होगा? इंसोलेशन दैट इज़ इनकमिंग सोलर रेडिएशन किस केस में ज़्यादा होगा, ये बताइए। और दूसरा है आपसे आपके लिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि इंसोलेशन रिसीव्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा? इक्वेटर में ज़्यादा होगा या ट्रॉपिक्स में ज़्यादा होगा? ट्रॉपिक्स मतलब आप मान लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड, जैसे कि 20 डिग्री के अराउंड या फिर 15 डिग्री के अराउंड। मैं मान रहा हूँ ट्रॉपिक्स का मतलब ये मत मान लेना कि 30 डिग्री 35 डिग्री ना, ट्रॉपिक्स का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उसे थोड़ा नीचे ही साइड में रख के चलना, जो यहाँ पे मैंने ट्रॉपिक्स लिखा है। अब इंसोलेशन है क्या? अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है भाई इंसोलेशन। जैसे मान लो आज बादल हैं बहुत ज़्यादा, धूप आएगी नहीं आएगी, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर गई? ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर पे डिपेंड कर गई कि नहीं? ट्रांसपेरेंसी, लाल पेन से ज़्यादा मज़ा आता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर पे डिपेंड कर गया है, ठीक है। लेंथ ऑफ डे पे, लेंथ ऑफ डे पे डिपेंड करती है। कैसे? एक दिन मैंने लिया 21 जून का, एक दिन मैंने लिया 22 दिसंबर का इन दी नदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ डे ज़्यादा होती है, ठीक है। पता चला सुबह 5:30 बजे धूप निकल आई और शाम को 7 बजे तक है कि नहीं? ऐसा ही होता है गर्मियों में, ठीक है। 21 जून, 22 दिसंबर में क्या है? पता चला लो दोपहर के 12 बजे धूप निकल रही है और शाम के 4 बजे ढल गई, 4 घंटे के लिए इंसोलेशन मिला। तो लेंथ ऑफ डे अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टिल्ट ऑफ द अर्थ, टिल्ट ऑफ द अर्थ हो गया, ठीक है, उसका रोटेशन हो गया, ये सारी चीज़ क्या अफेक्ट कर रही हैं? किसको? रोटेशन, ये सब इंसोलेशन को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक। एपीहीलियन, एपीहीलियन वो पॉइंट होता है, वो आपका होता है एपीहीलियन जब हमारी अर्थ पृथ्वी के मतलब सॉरी अर्थ सन के सबसे दूर होती है। और वो डेट क्या होती है? वो डेट होती है 4 जुलाई। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हम देख चुके हैं। पेरीहीलियन मतलब जब सबसे पास में होती है हमारी अर्थ सन के, अराउंड 3 जैन के अराउंड, मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, ±1 चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास में है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, इंसोलेशन ज़्यादा होगा। और मुझे पता है सबने यही लिखा होगा और सबका सही आंसर है। यहाँ पे सबने लिखा होगा ये आंसर, मुझे पता है, और सबका गलत आंसर है। अब समझो क्यों गलत आंसर है कि इंसोलेशन जो है वो इक्वेटर पे ज़्यादा नहीं होता है, ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा होता है। अभी आप समझेंगे, ठीक है। पर मैंने देख लेता हूँ क्या लिखा तुम लोगों ने। इक्वेटर, हाँ इक्वेटर, ट्रॉपिक, अच्छा कुछ लोगों ने ट्रॉपिक भी लिखा, प्रशांत ने ट्रॉपिक लिखा, ओके। वैसे सब 99% लोगों ने इक्वेटर लिखा। इक्वेटर गलत है, कैसे समझिए? जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं अर्थ को, ठीक है। ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर में क्या होता है? इक्वेटर में क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ी तो बहुत ज़्यादा बादल बने, बहुत ज़्यादा बादल बने तो बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है यहाँ पे। अब जब बहुत ज़्यादा जो बादल बने, वो बादल अब क्या इंसोलेशन को यहाँ पे आने देंगे? ना ना ना, नहीं आने देंगे। बट वहीं अब अगर ट्रॉपिक्स की बात करें, यहाँ पे क्योंकि उतने ज़्यादा बादल का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन उतना नहीं होता है, इसलिए ट्रॉपिक्स के और ख़ासकर जो ट्रॉपिक्स के डेजर्ट इलाके होंगे वहाँ पे जो इंसोलेशन होगा दैट विल बी मैक्सिमम। ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो सब लोग झूल जाएंगे। और ये क्वेश्चन मैं कहीं से यूपीएससी के एग्ज़ाम से उठा के नहीं लाया हूँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी में तो पूछा गया बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूछने को पूछ सकता है, जिस दिन एसएससी वाले की नज़र पड़ गई उस दिन तो पूछ लेंगे वो तुरंत, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक्स पे मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो इंसोलेशन उतना आएगा नहीं, इंसोलेशन को रोक लेगा। बट ट्रॉपिक्स के, वो भी खासकर ट्रॉपिक्स के जो डेजर्ट इलाके हैं वहाँ पे मैक्सिमम होता है। क्लियर? अब आते हैं वाटर इन दी एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। वाटर इन दी एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में कितना पानी है। वाटर इन दी अर्थ पहले बात कर लेते हैं, तब एटमॉस्फेयर पे आते हैं, ठीक है। अर्थ में अगर हम बात करें, आपको पता है 97.2%, जब आई थिंक जब हम लोग कुछ पढ़ रहे थे कोई टॉपिक तो आया भी था आई थिंक ऐसे वाटर करके, तो हम उतना ज़्यादा मैंने आपको सीरियसली बताया नहीं था बिकॉज यहाँ पे वो हम पढ़ेंगे। 97.2% होता है सेलाइन वाटर। सेलाइन मतलब खारा पानी, जिसको आप पी नहीं सकते हैं, पीने योग्य नहीं है। और इसमें बचा हुआ कितना हो गया? 2.8% वो है पीने योग्य, जिसको कि हम फ्रेश वाटर बोलते हैं।
ताज़ा ताज़ा पानी बोलते हैं, ठीक है, इसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। 2.8% है। अब क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो फ्रेश वाटर है इसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पे है, तो 2.8% में से 2% तो सिर्फ आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में ही स्टोर्ड है। समझ रहे हैं, जो पूरी पृथ्वी में पानी है उसका 97.2% तो पीने योग्य नहीं है। 2.8% जो पीने योग्य है भी, उसमें से 2% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में है, स्टोर्ड है, जिसको कि हम पी नहीं सकते हैं, वो तो आइस कैप में है। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है ग्राउंड वाटर। ये आपको ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकता है। दूसरे नंबर पे आता है ग्राउंड वाटर, जिसमें सिर्फ 0.68% वाटर है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सेव वाटर। ठीक है, लेक्स में कितना है, लेक्स में आपका रफली इसका अराउंड मान लीजिए कि 0.4%, 0.3 to 4% है। आपसे परसेंटेज नहीं पूछेगा बिल्कुल भी। परसेंटेज अगर पूछेगा तो आइस कैप्स, ग्लेशियर्स का और ग्राउंड वाटर का। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो आइस कैप, ग्राउंड वाटर, लेक्स, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, देन रिवर्स, ये है हमारा ऑर्डर किसका, फ्रेश वाटर का। ये तो मैंने बोला कि भाई 2.8% में 2% इतना, 0.68% इतना, ठीक है, 0.4% इतना। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे सर ज़्यादा हो रहा है, वो रफली थोड़ा 2.7 ऐसे करके, 2.76 ऐसे करके, तो उसको मैंने वो करके मतलब राउंड ऑफ करके 2.8% लिख दिया। बट अगर ये पूछ ले इस 2.8% मतलब हमारी पृथ्वी में जितना फ्रेश वाटर है उसका कितना परसेंटेज आइस कैप्स के रूप में है, तो दैट विल बी 68%। हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आया हो। मैं बोल रहा हूँ कि 2.8% में से 2% इसमें है, लेकिन अगर मैं एज अ होल फ्रेश वाटर का ही को ही मान लूँ कि टोटल जितना भी फ्रेश वाटर है, दैट इज 100% ऑफ फ्रेश वाटर में कितना परसेंट आइस कैप में है, तो 68% है। ठीक है, ग्राउंड वाटर की बात करें तो रफली 30% है, लेक्स की अगर बात करें रफली 21% है। इस तरह से इसका कॉम्पोजिशन है। क्लियर हो गया, ये ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट कि हमारा फ्रेश वाटर का क्या इंपॉर्टेंट वो है, और इसी से पूरा हमारा वाटर साइकिल बनता है। एक सेकेंड रुकिएगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इसी से हमारा पूरा बनता है वाटर साइकिल। ठीक है, व्हाट इज़ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल कुछ नहीं कि जो पानी घूमता रहता है, जैसे कि बारिश हुई, ठीक है, बारिश होके पानी ये है, मतलब मान लेते हैं अर्थ है, बारिश हुई, पानी यहाँ पे आ गया, कुछ वाटर ग्राउंड वाटर में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, जो पानी हमारा पर्कोलेट कर जाता है उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। कुछ फिर से बाद वो बन गया, ठीक है, और ये बादल बन गया, बादल उड़ के पता चला है समुद्र के पास चले गए, समुद्र में बारिश हो गई। ठीक है, तो मतलब ये जो पूरा इस तरह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, फिर वाटर साइकिल बोलते हैं। यानी वाटर जो है सर्टेन प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि हमारा इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इसके थ्रू वाटर हमारा पूरे अर्थ में फिर एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है। दैट इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। कि बारिश हुई, हमारे अर्थ में पड़ा, कुछ पानी नीचे चला गया, कुछ इवापोरेट हो गया, ठीक है, तो और कुछ हमारा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के तौर पे प्रेजेंट है। तो ये पूरा वाटर साइकिल, वाटर चक्र, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑल्सो। क्लियर। इवापोरेशन के बारे में डीप में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताऊंगा कि डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इवापोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन है क्या, तो इवापोरेशन है जो हमारा वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं इवापोरेशन। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ तो लिक्विड चेंज हो रहा है किस में, गैस में चेंज हो रहा है ना। कंडेंसेशन इवापोरेशन का जस्ट उल्टा है। यहाँ पे होता है कि जो वाटर वेपर होता है ये वाटर में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे गैस लिक्विड में चेंज हो रही है। एंड प्रेसिपिटेशन आप जानते हैं, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, बारिश, सिंपल, ठीक है। बट प्रेसिपिटेशन दैट डजंट मीन सिर्फ बारिश। अभी देखेंगे प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट रूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। ऐसे हमारे कंडेंसेशन के बहुत सारे रूप होते हैं, इवेपोरेशन के बहुत ज़्यादा रूप नहीं होते हैं। वो सारे रूप पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा ड्यू पॉइंट के बारे में। व्हाट इज़ ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट क्या होता है। बट बिफोर ड्यू पॉइंट पहले ह्यूमिडिटी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। मापते किससे हैं, बताइए जल्दी से, आई होप पता होगा आपको ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं। तो व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी पहले ये समझ लेते हैं। इट इज़ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फियर, यानी कि हमारे वायुमंडल में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। वाटर वेपर क्या होता है, पानी
पानी बहुत माइन्यूट फॉर्म में जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, गैस के फॉर्म में, जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर वेपर, जो हमें दिख नहीं रहा है। उसी तरह इसके दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसको पूर्ण आर्द्रता के नाम से जानते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या फिर पूर्ण आर्द्रता। और दूसरा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। अंतर क्या होता है वो समझो। देखो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एक्चुअल अमाउंट। अभी मैं आपको समझा दूंगा, चिंता ना करिए, एकदम जहन में उतार दूंगा आपके, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कंपेयर्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी, कंपेयर्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी। समझो, ये है किसी हवा का, एयर का वाटर होल्ड करने की क्षमता कितनी, औकात कितनी है। ये है औकात कितनी है और उसके अवज में या फिर उसके अगेंस्ट में उसने कितना होल्ड कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, नहीं ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये पोल्स है। हवा कहाँ गर्म होगी? हवा कहाँ गर्म होगी? हवा यहाँ गर्म होगी। लेट मी टेल यू कि जो वार्म एयर है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तभी इन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है। पोल्स पे बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है कोल्ड एयर, और जो कोल्ड एयर होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो लेस होती है, वार्म एयर की ज़्यादा होती है। और वार्म एयर जो होती है वो राइज करती है, वो हीट अप होती है और राइज करती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है और कोल्ड एयर की कम होती है। तो क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आप मुझे बताइए कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किस एयर की ज़्यादा होगी, वार्म की कोल्ड की? यानी कि यहाँ की जो एयर होगी जो इक्वेटर के पास होगी उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक। यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम होगी। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? यानी एयर की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। दैट मीन्स यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम होगी। बट यहाँ पे मैंने बोला कि ठीक है इतनी होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी है, इसके अगेंस्ट में इसने होल्ड कितना कर रखा है, दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आई होप आप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये अंतर क्या होता है। नाउ ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट, ये सारे टर्म्स हैं जो आपसे एकदम डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकता है। ड्यू पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स, एट विच सैचुरेशन। जैसे कि सीटी बजी तो सीटी क्यों बजी? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि अब वो होल्ड नहीं कर सकता है, कि जो मैक्सिमम लेवल है कि उसके बियॉन्ड अब वो गैस होल्ड नहीं कर सकता, उसको रिलीज करना है उस गैस को। तो बस ड्यू पॉइंट वही है। ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर। व्हाट इज सैचुरेशन? आप पढ़ते जैसे लेक्चर लेते हो, जब लंबा लेक्चर हो जाता है किसी दिन बोलते हो सर अब नहीं हो पाएगा, सर अब सैचुरेशन में पहुंच चुके हैं हम। पढ़ते 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, पॉइंट आता है अब नहीं पढ़ पाएंगे, यानी आप सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हो। यानी कि वो लेवल है कि इसके बियॉन्ड आप वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकते हो, आप मतलब एयर। तो यानी कि उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे किसी भी गैस का एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है कि अब वो उसके बियॉन्ड होल्ड नहीं कर सकती। जैसे कि हमारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? वाटर वेपर, ठीक है, वाटर स्टोर कर रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है उनका सैचुरेशन पहुंच जाता है, अब नहीं होल्ड कर पाएंगे, बारिश कर देते हैं। ये होता है ड्यू पॉइंट। समझे आप कि ड्यू पॉइंट होता क्या है। नाउ बैक टू कंडेंसेशन। और फिर यहाँ पे हम कंडेंसेशन को थोड़ा सा मैं लेके आना चाहूँगा, ठीक है। कंडेंसेशन को यहाँ पे मैं फिर से लेके आना चाहूँगा, ठीक। व्हाट इज़ कंडेंसेशन? कंडेंसेशन अभी हमने पढ़ा कि जो वाटर वेपर है
वो अगेन वाटर में तब्दील हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन। इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि ड्यू होता है, ठीक है, फ्रॉस्ट होता है, ड्यू होता है, फॉग होता है, मिस्ट होता है, फ्रॉस्ट होता है एंड क्लाउड्स होते हैं। ये होते हैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स। ड्यू क्या होती है, शबनम, ओस की बूंदें, ओस की बूंदें। और एक अब मुझे ओस की बूंदों से याद आ रहा है कि अब मुझे आपको एक चीज़ पढ़ानी, जहाँ पे मैंने इंसोलेशन बताया था वहाँ पे उस चीज़ को ऐड करिएगा भी। पहले इसको देख लेते हैं, चलो पहले इसको देख लेते हैं, ड्यू वगैरह को, फॉग वगैरह को, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ड्यू क्या होती है, जैसे मैंने बताया आपको हिंदी में, इट इज़ कॉल्ड एज शबनम, ठीक है। ड्यू जब आपका कोई भी, जैसे कि हमारे सर्दियों में क्या होता है, जो हमारी हवा होती है, जो एयर होती है, वो ठंडी हो जाती है, तो उसका जो ड्यू पॉइंट है वो कम हो जाता है। अब क्योंकि ड्यू पॉइंट कम हो जाता है, इसी वजह से बहुत जल्दी वाटर वेपर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें सुबह क्या दिखता है, जो सॉलिड सर्फेसेज होती हैं, सॉलिड सरफेस जैसे लीव्स हो गई, कार में अगर आप देखो जो विंडशील्ड होती है, तो उन सब सॉलिड सरफेस में वो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यू। क्लियर है। फॉग में क्या होता है, फॉग एंड मिस्ट में कोई सॉलिड सरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए, ठीक है। डस्ट पार्टिकल के अलावा जो हम लोग पोल्यूशन करते रहते हैं, उससे उसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल, लेट मी टेल यू, उनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल, उनके अराउंड क्या करते हैं, वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, ठीक है, हमें दिखता नहीं है। जैसे जब कोहरा पड़ता है, ये क्या होता है, ये कोहरा होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, जो सर्दियों में जो कोहरा होता है उसको फॉग बोलते हैं, और मिस्ट होता है कुहासा। सर कोहरा तो सुने, कुहासा नहीं सुने हैं। कोहरा का लाइट वर्जन है मिस्ट, कुहासा जब थोड़ा सा लाइट टाइप का कोहरा होता है। लाइट टाइप का मतलब है कि फॉग में बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स होती हैं, मिस्ट में छोटी छोटी ड्रॉपलेट होती हैं। इसमें मिस्ट में विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी है ना, इसलिए बहुत विजिबिलिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फॉग, ठीक है। तो दोनों एक ही भाई बहन से समझ लो। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो हमारे बादल बनते हैं ना, तो वो भी बादल पता है किसी ड्रॉपलेट जैसे होती है, वो एक पार्टिकल के अराउंड बनती है हमेशा, एक हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल जो हमें दिखता नहीं, बहुत माइन्यूट होता है, वो डस्ट का हो सकता है, पोल्यूशन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का, उसको हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉस्ट है जो हमें पोलर एरियाज़ खासकर देखने को मिलती है, जहाँ पे एक बर्फ़ की चादर सी जम जाती है, ठीक है, ये बर्फ़ की चादर है। और क्लाउड अब हम पढ़ेंगे, व्हाट आर क्लाउड्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लाउड, और फिर उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल। पहले ये बताइए कि यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा वहीं पर, जहाँ पर मैंने आपको इस सब के बारे में बताया था, ठीक है। जो मैंने आपको ये बताया था लैप्स रेट, उसी में ऐड करिएगा, लैप्स रेट के बियॉन्ड ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इरेज भी नहीं होगा यार ये तो, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन, ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या चीज़ होती है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर इन्वर्जन। देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इन्वर्जन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको ध्यान से समझ लेना। अभी मैंने बताया था ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, राइट। मैं मान लेता हूँ कि ये सर्दियों की लंबी रात है ये, ठीक है। उस सर्दी की लंबी रात में, नहीं उस वाली रात को नहीं, एक नॉर्मल रात की मैं बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि हमारी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो अर्थ सरफेस ने जो हीट एब्जॉर्ब करी थी, वो कब रिफ्लेक्ट करता है, रात में, क्योंकि अब इंसोलेशन आ नहीं रहा, तो रात में बैठ के क्या कहता है, जाओ यहाँ से, ठीक है। वो है लंबी रात, वो है अकेला, उसने सारी हीट दे दी, अब उसके पास कोई हीट बाकी नहीं, ये हीट पहुँच गई ऊपर, ये हीट पहुंच गई ऊपर, लंबी सर्दियों की लंबी रात की बात हो रही है, तो ये हीट पहुंच गई ऊपर, यहाँ पे तो कुछ हीट बची नहीं, यहाँ पे हीट बची नहीं तो मतलब यहाँ ठंडक, यहाँ हल्का सा गर्म, ऊपर गए तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, यानी कि इन्वर्जन हो गया, बधाई हो। मतलब ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है ट्रोपोस्फियर में वैसे तो, बट ये एक लंबी सर्दियों की रात में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा, समझ में आया, ठीक है। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछेगा कंडीशंस फेवरेबल फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन। तो कंडीशंस फेवरेबल, इसके लिए तीन याद रखना, एक तो लॉन्ग विंटर नाइट, सर्दी की लंबी रात होनी चाहिए, ठीक, और दूसरा होना चाहिए स्टिल एयर होनी चाहिए। अब पता चला जोर की हवा चल रही, पूरा मिक्सिंग करके रख डालेगा, सब करे कराए में पानी फेर देगी वो, बहुत ज़्यादा अगर मूव करेगी एयर तो, है ना, सब मिक्सिंग हो जाएगी। और तीसरा, एक क्लाउडी नाइट नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्लियर क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि सोचो ये इसने रिफ्लेक्ट किया यहाँ से, हीट ऊपर जो जा रही थी यहाँ पे मिल गए क्लाउड्स, बोलते कहाँ जा रहे हो, वापस जाओ जरा यहाँ से, तो वापस भेज देंगे, कोई टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा। तो तीन चीज़ें चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट, स्टिल एयर एंड क्लियर क्लाउडलेस स्काई। दीज आर द थ्री कंडीशंस फेवरेबल फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। अब मुझे क्यों ड्यू पढ़ाते वक्त आया था, बिकॉज ड्यू के लिए भी यही चाहिए। अब आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो शबनम होती है सर्दियों में, ड्यू होती है, वो जब बादल होते हैं, बदली होती है सर्दियों में। याद करो बादल, अभी हम पढ़ेंगे जब अभी जब हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ देखेंगे सर्दियों में क्यों रेनफॉल होती है इंडिया में, तो क्यों होती वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन जब सर्दियों में रेनफॉल होगी तो उस टाइम पे जब क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है उस समय आपको ये ड्यू देखने को नहीं मिलती है। ठीक, क्लियर हो गया। तीसरा, ये हमारा सबसे लास्ट फॉर्म ऑफ क्या कंडेंसेशन था, क्लाउड्स था ना। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स देखेंगे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल, और फिर खत्म हमारा टॉपिक। ठीक है, तो अभी आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। बादल हमारे कितने तरह के होते हैं, तो सबसे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा लो लेयर क्लाउड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लो लेवल, ठीक है, लो लेवल क्लाउड। लो यार, सब मिट गया, करे कराए पे पूरा पानी फेर गया, इतनी मेहनत से लिखा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लो लेवल क्लाउड्स से स्टार्ट करेंगे, जो नीचे देखने को मिलते हैं। इसमें दो आएंगे, एक तो निम्बस और दूसरा है स्ट्रेटस। निम्बस एंड स्ट्रेटस ये लो लेवल क्लाउड्स हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ एक का दुक्का बता रहा हूँ, उसी से काम हो जाएगा आपके सिस्टम में आराम से। निम्बस होते हैं रेन बियरिंग क्लाउड, बहुत जोर की वर्षा करते हैं। ये होते हैं आपके ब्लैक या डार्क ग्रे कलर के। किस कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं या डार्क ग्रे कलर्ड होते हैं ये। याद करो, जब बहुत जोर की बारिश होती है ना, एकदम से धूप चली जाती है, बादल आ जाते हैं, वो निम्बस क्लाउड होते हैं, जो काले कलर के आपको दिखते हैं और झमाझम बारिश करते हैं, बहुत जोर की बारिश करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये ओपेक टू सनलाइट होते हैं, यानी कि सनलाइट को रोक लेते हैं, आने नहीं देते हैं, तभी तो दिन में अंधेला हो जाता है बरसात में। वो निम्बस क्लाउड होते हैं। निम्बस का मतलब होता है रेन बियरिंग। स्ट्रेटस में हमें बस इतना याद रखना है कि लो लेवल क्लाउड है, पहली बात तो। दूसरा, लेयर के फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स। बस इसमें इतनी ही चीज़ पढ़नी स्टेटस में, ख़त्म, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। निम्बस इज इंपॉर्टेंट, ब्लैक और डार्क ग्रे कलर्ड होते हैं, रेन बियरिंग होते हैं, ओपेक टू सनलाइट होते हैं। स्टेटस आर लेयर्ड क्लाउड्स। नाउ कमिंग ऑन टू द क्यूमुलस एंड सिरस। क्यूमुलस ये हमारे हाई लेवल क्लाउड होते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, हाई लेवल क्लाउड्स। इसमें आ जाते हैं हमारे क्यूमुलस एंड सिरस। क्यूमुलस एंड सिरस। क्यूमुलस की अगर बात करें तो क्यूमुलस होते हैं कॉटन वूल शेप के। जिस तरह से आपकी कॉटन वूल होती है ना, फ्लफी टाइप, वैसा होता है ये। इसमें फ्लैट बेस होता है, इनका फ्लैट बेस ऐसा टाइप होता है, ऐसे फ्लैट बेस होता है, और इस तरह से ऐसे जो हमें क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्यूमुलस क्लाउड्स। कॉटन वूल शेप, फ्लैट बेस होता है, और अगर हाइट बात करें तो 4000 से लेके 7000 मीटर तक की हमें हाइट में देखने को मिलते हैं। सिरस क्लाउड की अगर बात करें तो ये बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड होते हैं, मतलब सिरस क्यूमुलस से बहुत ऊपर होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। और ये फेदर अपीयरेंस के होते हैं, फेदरी अपीयरेंस होता है, जैसे कि एक चिड़िया का पंख हो गया ना, वैसा टाइप फेदरी अपीयरेंस। ऐसे करके ऐसे 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 बहुत पैचेस के रूप में देखने को मिलते हैं। पैच बहुत ऊपर, अगर आप क्लियर स्काई में देखो तो आपको देखने को मिलेंगे सिरस। क्या ये बारिश करते हैं? कभी नहीं करता सिरस तो। क्यूमुलस करते हैं कब? जब ये आपस में मिल जाते हैं तब, ठीक है। सिरस तो कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। आज के लेक्चर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। जब पढ़ेंगे कल तो देखेंगे कि वहाँ पे हमारे क्यूमुलो निम्बस टाइप का क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। आपको देखो, अब ये जो डिफरेंट क्लाउड है ना, ये इतने ईजी नहीं होते हैं कि बस ठीक है ये निम्बस है, स्टेटस है। डिफरेंट टाइप के इसमें बन जाते हैं, जैसे कि स्टेटो निम्बस बन गया, ऑल्टो स्टेटस बन गया, क्यूमुलो निम्बस बन गया, सिर्रो स्टेटस बन गया। मतलब जो दो क्लाउड का मिक्सिंग हो जाएगा तो दो एक अलग तरह का क्लाउड बन के आ जाता है। हमें उतना डीप में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि ऑल्टो स्टेटस क्या होता है, क्यूमुलो निम्बस क्या होता है, वैसे हम कल देख लेंगे। क्यूमुलो निम्बस की वजह से साइक्लोन के टाइम पे बारिश होती है, ठीक है। सीरो क्यूमुलस क्या होता है, सीरो स्टेटस क्या होता है, वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से सिरस है, यानी कि जो ऊपर बहुत ही फेदरी अपीयरेंस में ऐसे ऐसे करके देखते हैं, कभी बारिश नहीं करते हैं, ठीक है। ये देखो सिरो क्यूमुलस और ऑल्टो क्यूमुलस, ये सब जानने की ज़रूरत हमें नहीं है। ये है ये क्यूमुलस क्लाउड समझ लो, ठीक है। वैसे तो क्यूमुलो निम्बस लिखा हुआ है, क्यूमुलो निम्बस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे वर्टिकल डेवलपमेंट हो जाता है, बट यहाँ पे हम क्यूमुलस समझ रहे हैं, इसका फ्लैट बेस है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। स्टेटस क्या होते हैं, ऐसे लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और निम्बस यहाँ दिखाया नहीं गया, इसी में क्यूमुलो निम्बस जोड़ दिया। निम्बस आपके बहुत आप इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। मैं तो सिर्फ लड़के कोई चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप की हमारी रेनफॉल होती है उसको देखने वाले हैं अभी। अब रेनफॉल एक तरह का हमारा क्या है, इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन। अब देखो कंफ्यूज नहीं करना है प्रेसिपिटेशन को, प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, सिर्फ बारिश ही नहीं होती है। प्रेसिपिटेशन आपका हेल जो ओलावृष्टि होती है, हेल के फॉर्म में हो सकती है, वो स्लीट के फॉर्म में हो सकती है। अब हेल और स्लीट में अंतर क्या होता है, तो हेल में क्या होता है, बड़े बड़े वो आइस क्रिस्टल्स गिरते हैं, स्लीट में छोटे छोटे गिरते हैं स्लीट में। और अगर आपसे कभी पूछ ले व्हाट आर फ्रोजन एंड रीफ्रोजन ड्रॉप्स, ठीक है, फ्रोजन एंड रीफ्रोजन ड्रॉप्स कौन सी होती हैं, तो आंसर स्लीट होगा। इसके पीछे का भी कारण होता क्या है ना, इसका काफ़ी डीप कारण है। जैसे ये जब ऊपर से गिरती हैं, ठीक है, तो ये मतलब फ्रोज़न फॉर्म में गिरी, ठीक है, पहले फ्रीज़ हो जाती हैं, फिर एक लेयर इनको मिली जो गर्म लेयर, जैसे थर्मोस्फेयर, या फिर मतलब थर्मोस्फेयर तो बोलना सही नहीं रहेगा, मतलब जब ये नीचे आती हैं, बिकॉज ये नीचे मिलते हैं, इतने ऊपर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब एक ऐसी लेयर आती है कि जहाँ पे इनको थोड़ा सा रिलेटिवली वार्मर मिलती है लेयर, तो वहाँ पर ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहले फ्रोज़ होते हैं, फिर मेल्ट हो जाते हैं, और फिर से ये जो है ठंडी लेयर में फिर से फ्रीज़ हो जाते हैं। तो फ्रोज़न रीफ्रोज़न इस तरह इनका चलता रहता है, और वो होती हैं स्लीट। ये होते हैं थोड़े से, इनका साइज़ जो होता है, साइज़, ठीक है, इनका साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा बिग होता है, ठीक है, बड़ा होता है, इनका थोड़ा सा स्मॉल होता है स्लीट का। अब यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल हमारी 3 टाइप्स की होती है, ठीक है, 3 टाइप्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, 3 टाइप्स की। एक बार ये बता दीजिए किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। 3 टाइप्स की रेनफॉल होती है। द फर्स्ट इज कन्वेक्शनल, भाई वो गलती से लग गई, मैंने देखा नहीं था, तुम लोग अब उसी को इशू बना के हैं। यहाँ पे ध्यान लगाओ जरा। 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, कन्वेक्शनल। दूसरा होती है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल। एंड तीसरा टाइप ऑफ रेनफॉल होता है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल होता है सिंपल टाइप ऑफ सबसे सिंपल टाइप ऑफ रेनफॉल, कि भाई मतलब धूप पड़ी, इवेपोरेशन हुआ, क्लाउड बने, बारिश हो गई, सिंपल, ठीक। कन्वेक्शन सेल डेवलप हुए, और कन्वेक्शन सेल ज़्यादा डेवलप कहाँ पे होते हैं, इक्वेटर पे होते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर पे आपको एक कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिली, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, ओरोग्राफिक का मतलब होता है पर्वतीय वर्षा, इसको बोल सकते हैं हिंदी में, पर्वतीय वर्षा। ओरो का ये जो ओरो वर्ड है, इट इज़ अ रूट वर्ड फॉर माउंटेन। जहाँ भी ओरो दिख जाए दैट मीन वो माउंटेन की बात हो रही है। ये माउंटेन की वजह से रेनफॉल हो रही है। माउंटेन की वजह से सर कैसे रेनफॉल हो सकती है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मॉइस्ट राइजिंग एयर है, जो गर्म हवा है, आपको मैंने बताया, वो ऊपर उठती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो उठी ऐसे करके, उठी, जब ऊपर जाएगी माउंटेन पे, माउंटेन क्योंकि ये स्लोप इस तरह से है कि उठा देगी इसको, तो ऊपर आपको पता है माउंटेन में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, ऊपर जाने में टेम्परेचर, लैब सेट याद करो। और अभी मैंने बताया कि जो टेम्परेचर कम होता जाएगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, ड्यू पॉइंट रीच कर जाएगी। जब ड्यू पॉइंट रीच कर जाएगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, बारिश कर देगी यहीं पे, यहाँ पे बारिश हो गई, लो जब नीचे उतरेगी तो कुछ है ही नहीं, क्या बारिश करेगी, खाक बारिश करेगी। तो ये वाला जो साइड है, यहाँ पे देखो एकदम हरियाली है, यहाँ पे दुखाली है, तो ये वाला जो साइड है दैट इज कॉल्ड एज विंडवर्ड साइड। यहाँ पे लिख देते हैं विंडवर्ड साइड, और ये वाला जो साइड है दैट इज कॉल्ड एज लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। ये जब हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी तो वहाँ देखेंगे किस तरह से ये हमारे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलती है। क्यों महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्यों महाराष्ट्र के कुछ ऐसे इलाके हैं विदर्भ जैसे, वहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं वो बारिश के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में आ जाता है, इसलिए
समझ गए आप? तो ये जो ये माउंटेन की वजह से जो रेनफॉल हो रही है दैट इज कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है भाई? जो साइक्लोन की वजह से बारिश होती है उसको साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। सिंपल, 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, खत्म। साइक्लोन हम कल पढ़ेंगे, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है ना वो हम कल पढ़ेंगे कि हमारी ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, साइक्लोन। और कल ही हम कोएपन क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, तो कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोएपन क्लासिफिकेशन देखेंगे, साइक्लोन देखेंगे, ट्रेड विंड्स देखेंगे। ट्रेड विंड क्या होती हैं, लोकल विंड नहीं देखेंगे, वो इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। कोएपन क्लासिफिकेशन, साइक्लोन, ट्रेड विंड, ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आइएगा ज़रूर, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? रुकिए, अभी क्वेश्चन तो करते जाइए कुछ। सबको समझ आ गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा यहाँ तक? चलो जल्दी से कुछ करो क्वेश्चन एटमॉस्फेयर के। पहला क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट